भंवरों से लड़ो तुम, लहरों से उलझो तुम, कब तक चलोगे किनारे किनारे तुम मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास 2 के साथ स्वागत करता हूं। आज आपका सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट में जो सामान्य ज्ञान आनी है इसी क्लास से आनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है। भाई अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, आप वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, धीरे धीरे कंटेंट अपडेट करते जा रहे हैं। आप लोग साथ बनाए रखिए, और आप लोग जितना अधिक भाई जुड़ेंगे हमारे आत्मविश्वास और बढ़ता जाएगा। और भाई लाइक भी कर दिया कीजिए कुछ, और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जिससे हमें भी लगे कि हाँ मेहनत हम कर रहे हैं। तो आज आपका सेशन ऐसा होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरी वीडियो जरूर देख कर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट देखने के बाद कि आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है या कौन सा नहीं पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को कि आखिर यह क्लास कौन है। इसमें जैसे भारत के बारे में जानेंगे हम, कि भारत के बारे में जो सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य चीजें आपको जाननी चाहिए थी, जो आप भूल चुके हैं या जान रहे हैं, तो आपको रिवाइज हो जाएंगी ये चीजें हैं। और क्या है, जैसे संविधान के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु कौन सा है या राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये सारी चीजें होती हैं। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, ये सब चीजें होती हैं। तो ये चीजें बताई जाएंगी। जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, ये चीज बताई जाएंगी। तो चलिए, ये समय हमने आपको समझाने के लिए लिया, ये मत समझना कि हमने वेस्ट कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है कि संविधान, अब संविधान आखिर है क्या? तो संविधान, विधान मतलब विधान होता है, मतलब संविधान जब है तो भारत का संविधान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। अब जब भारत में हम रह रहे हैं तो भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। अब यह जो भारत है यह धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है। अब धर्मनिरपेक्ष सर क्या है, यह प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई, अर्थात कोई भी धर्म नहीं माना जाता। मतलब पर्टिकुलर एक कोई धर्म, जैसे हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई, एक धर्म को नहीं माना जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब बात करेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान जो है, अपने भारत का संविधान जो है, भारत का मतलब विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान हो जाता है। या हमने क्यों लिख कर लाए, क्योंकि कम समय में अच्छा कंटेंट देना। अब भारत का जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा हो जाता है? भारत का संविधान हो जाता है। आपसे यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो ये आप कर लेंगे, पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान किस देश का है? तो जिसे आप ब्रिटेन के नाम से यूके कह सकते हैं। आपके ऑप्शन में यूके मिलेगा या ब्रिटेन मिलेगा। तो आप ये तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है, लेकिन अलिखित संविधान जिसका संविधान नहीं लिखा गया है वह भी किसी देश में है, तो वह कौन सा है? यूके अर्थात ब्रिटेन। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, यह चीज आप नोट कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहने के साथ साथ भीमराव अंबेडकर जी को, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मन की भी संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आपके बीएड 2020 में पूछा गया कि संविधान को अंगीकारित कब किया गया, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, या एसएससी में पूछा जाता है कि अपनाया कब गया। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वहां पे जब पूछा गया तो ऑप्शन 2 थे, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। ऐसे प्रश्न थे। लोग इसे गलत करके आए, लेकिन आप नहीं गलत करेंगे, क्योंकि हम उसका भी सॉल्यूशन ले आए। अब क्या है, अंगीकार आपके अगर पेपर में आएगा कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया, तो कब किया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार या अंगीकृत या अपनाया जाता है। तीनों में से कोई मिल सकता है। तो भारत का संविधान अंगीकृत या अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। अब क्या है, लागू कब होता है सर? तो नवंबर नहीं, जनवरी याद कीजिए, क्योंकि 26 जनवरी को क्या होता है आपको पता। अब 26 जनवरी क्या है? तो 26 जनवरी 1950 को क्या है, भारत का संविधान लागू हो जाता है। ये चीज नोट कर लीजिए कि लागू 26 जनवरी 1950 को होता है, पर अंगीकृत या अपनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 19 को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भर भर के क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी हो
बीएड में तो आपके आ ही जा सकता है। अब संवैधानिक सलाहकार कौन सा था, कौन थे, तो श्री बी एन राव थे। श्री बी एन राव, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो श्री बी एन राव हो जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, और भारतीय संविधान के पिता जो हैं वही तो अध्यक्ष होंगे, तो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। समझ में आ गया, ओके। 42वें संविधान संशोधन जो होता है, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, यह आपको बता दें 1976 में होता है। अब 42वां संविधान 1976 में होता है, याद कर लीजिएगा। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। लघु संविधान या मिनी संविधान, आपसे पूछा जाएगा लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसे क्या कहा जाता है, मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गया। मूल संविधान, यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कैसे आया कि मूल संविधान में क्या था, तो मूल संविधान में जो था एक प्रस्तावना थी, एक प्रस्तावना थी। मूल संविधान में 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ। मूल संविधान की बात कब की जा रही है, जब अर्थात संविधान लागू हुआ। लागू कब हुआ था ये चीज हमने बताया कि 26 जनवरी 1950 को हुआ। अंगीकृत कब होता है, 26 नवंबर 1949 को होता है। ये समझ में आ गया। अब क्या है कि 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। जब संविधान लागू हुआ उस समय 22 भाग होते हैं, 8 अनुसूची होती हैं, और उस समय अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद, 395, अर्थात 395 अनुच्छेद होते हैं उस समय। लेकिन वहां से तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पर उसके साथ साथ हमें क्या करना है, वर्तमान में भी पूछा जाएगा कि क्या कितने हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे भाग पूछा जाए तो कितने, 25 भाग होते हैं। आप लोग जो पढ़े होंगे गए होंगे सर 25 भाग कैसे हो जाते हैं, जिसे संख्या में तो वही है पर उसके पार्टों को भी गिन लिया जाए तो 25 भाग हो जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर क्या है, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूची हो जाती हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई, मतलब 4 और बढ़ गई। फिर क्या है कि अब वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, तो 465 या 465 मान सकते हैं, लगभग कह सकते हैं। फिर क्या है, एक प्रश्न यहां से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि अनुसूची 8 किससे संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो अनुसूची 8 जो है भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित हो जाती है, या भाषा से संबंधित हो जाती है। आखिर यहां से एक कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, जब संविधान लागू हुआ था आपका उस समय कितनी भाषाएं थी, मतलब संविधान जब लागू हुआ तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं जब संविधान लागू होता है उस समय भाषाएं थी, अर्थात 14 थी। फिर 8 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 8 भाषाएं जोड़ी जाती है तो कितनी भाषाएं हैं, पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, तो 22 भाषाएं हो जाती हैं। 22 भाषाएं हो जाती हैं और अनुसूची 8 में इन भाषाओं का वर्णन किया गया है। 15वीं भाषा है, मान लीजिए जैसे पूछा जाए 21वां संविधान संशोधन 1967 का होता है, जिसमें 15वीं भाषा जो है सिंधी जोड़ी जाती है। सिंधी जोड़ी जाती है। ये चीजें हैं, ये चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है वही बताया गया है। मतलब क्या अनुसूची 8 भाषा संबंधित है, जब संविधान लागू हुआ 14 भाषाएं थी, वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हो जाती हैं। क्लियर हो गया। अब कुछ प्रतीक देखेंगे और ये जहां से प्रश्न पूछे गए हैं कैसे, अब देखिए आप कि राष्ट्रीय ध्वज अपना कौन सा है, तिरंगा है। कौन नहीं जानता है भाई, तो ये तो जानते हैं आप, पर यहां से प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा, ये कब लागू हुआ। ये टेट के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, यूपी टेट में आ चुका है, तो भाई बीएड में भी आ सकता है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज मतलब अपनाया जाता है, अपना 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना था, तो 3:2 हो जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, अपने राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2। कभी कभी आपको चौड़ाई इधर दे देगा, लंबाई उधर दे देगा, याद रखना लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान। अब राष्ट्रीय ध्वज हो गया आपको, राष्ट्रीय ध्वज आपको क्लियर हो गया होगा। 22 जुलाई 1947 कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी राष्ट्रीय गान भी बताएंगे आपको। अब राष्ट्रीय गान क्या है कि 24 जनवरी 1950 को, गलती आपसे यहाँ क्या होती है
कि संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होता है, लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान, तो वहां पे लोग ऑप्शन 26 जनवरी 1950 करके चले आते हैं, पर आपको नहीं करना है। 24 जनवरी 1950 को क्या है, राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है, राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है, या हिंदी संस्करण इसका अपनाया जाता है। पहले तो यह बांग्ला भाषा में था, पर 24 जनवरी 1950 को इसका हिंदी संस्करण अपने भारत में अपनाया जाता है। अर्थात यह आपसे पूछा जाता है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, और यह पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान अपना था यह पहली बार कब गाया गया और कहां गाया गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्वप्रथम या पहली बार या कहां गाया जाता है सर, तो 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 की बात है, यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला जो अपना था राष्ट्रीय गान था यह कहाँ गाया जाता है, तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है, और क्या है कि 27 दिसंबर 1911 को गाया जाता है पहली बार। इसकी गायन अवधि क्या होती है, 52 सेकंड होती है, तो आप जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है अपने भारत का, राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो बरगद है, प्रश्न पूछा जाता है, कौन है, बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी हो जाती है, ये तो सभी जानते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, एशियाई हाथी हो जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में आ सकता है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन हो जाती है, पर आपसे यह ना पूछा जाए तो डॉल्फिन दिवस पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो बाघ से क्वेश्चन राष्ट्रीय पशु भले ना पूछा जाए, पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब बाघों, यहाँ ये उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जब बाघों की संख्या कम हुई तो कोई बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट या अभियान चलाया गया होगा, तो बाघ परियोजना चलाई जाती है, जिसे आपसे पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो टाइगर प्रोजेक्ट जब है 1973 में शुरू होता है। टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात बाघ परियोजना जो है, जिसे आप टाइगर प्रोजेक्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, बाघ परियोजना ना मिले, लेकिन पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो 1973। ये याद कर लीजिए कि 1973 नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। जो है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 1973 में शुरू होता है, बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। फिर क्या है, हमने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्यों साथ नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। मतलब क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम हो जाता है, जिसके रचयिता कौन है, बंकिम चटर्जी हो जाते हैं। समझ में आया कि राष्ट्रीय गान के कौन है, जो है कौन हो जाते हैं, ये आप बताइए। मतलब बांग्ला भाषा का संस्करण, फिर हिंदी में संस्करण होता है, ये कौन होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। एशिया का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। और राष्ट्रीय गीत जो होता है ये इसके रचयिता बंकिम चटर्जी होते हैं। और यह सर्वप्रथम कहाँ गाया जाता है, वो तो गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है, पर यह कब गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत या ध्यान रखिएगा 1896 में, यह भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। कैसे याद करेंगे आप कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में मतलब राष्ट्रीय गीत भी गाया जाता है, राष्ट्रीय गान भी गाया जाता है, तो ये चीजें होती हैं। अब क्या है, 1896 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय गान जो है कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन, राष्ट्रीय गीत कलकत्ता अधिवेशन, समझ में आ गया। अब कुछ हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, या आप लोग अगर कोई एग्जाम दे चुके होंगे तो परिचित होंगे इन अनुच्छेदों से। अब इसमें कैसे जानेंगे कि महत्वपूर्ण, कुछ लोग नए होंगे, नए भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उनसे बता दें कि जैसे वो लोग अनुच्छेद नहीं समझते होंगे, तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, जैसे कोई कॉमर्स का है नहीं समझ सकता है, तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद होता है कि भाई हमारे संविधान में जो ये हमने बताया कि 465 अनुच्छेद हैं, इनमें सबका वर्णन है कि भाई भारत में कोई राष्ट्रपति होगा, भारत में राज्यपाल होगा, उपराज्यपाल होंगे, इनका सब कुछ संविधान में वर्णन है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
तो एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत का प्रथम नागरिक होता है। आप बचपन में पढ़े होंगे या अगर पढ़ रहे हैं तो आप तो जानते ही हैं, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसे पता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन हो जाता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति एक किसी अनुच्छेद में होगा संविधान के, तो किस अनुच्छेद में हो जाता है बताइए, पढ़े हो अगर तो अनुच्छेद 52 याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 52 अर्थात 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बताना चाहे तो हम कुल एक हिसाब से राष्ट्रपति के बारे में बता दें, पर इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति क्या होगा, अर्थात 52 में राष्ट्रपति होगा। आपको क्या करना है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 52 में 11 जोड़िए। 52 में 11 जोड़िए, क्या हो जाएगा 63। 52 में अगर 11 जोड़ देंगे 63 हो जाएगा, और 63 में क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाता है। उपराष्ट्रपति हो जाता है। राष्ट्रपति होता है, महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत लगेगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगता है। ये चीज हो गई भाई। जब जैसे सजा का प्रावधान है अपने भारत में, सजा का प्रावधान है तो भाई क्षमा का प्रावधान भी होगा। तो क्षमा का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो आखिर यह किस अनुच्छेद में है? संविधान के किसी अनुच्छेद में होगा। तो अनुच्छेद 72 याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 72 जो है आपका, मार्कर दूसरा ले लें, इंडिकेट कर दें आपको कि अनुच्छेद जो 72 होगा या किससे होगा, तो अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्ति से हो जाता है। महान्यायवादी, महान्यायवादी आखिर क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी अर्थात कानून अधिकारी या कानून मंत्री समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं। तो क्या है, 76 में हो जाता है। अनुच्छेद 76 में क्या होता है, महान्यायवादी हो जाता है। महान्यायवादी क्या होता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं ये सब कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, 76 अर्थात 76 में। महाधिवक्ता कब होता है, तो महाधिवक्ता नोट कर लीजिए, महाधिवक्ता किसमें होगा, 165। 165 में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता अर्थात या राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता पूछा जाएगा। और महान्यायवादी, कंफ्यूज मत होना क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी, महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, 165 में कौन हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। अब बात करेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में आपसे 2012 में एक प्रश्न पूछा गया कि संसद में सम्मिलित है, तो संसद में कौन होता है, तो संसद में भारत का राष्ट्रपति संसद में सम्मिलित। संसद मिलकर बनती है किनसे, 3 लोगों से, भारत के राष्ट्रपति से, जिसे बताया हमने किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इनके भी अनुच्छेद याद कर लिए जाएं। आप में ऑप्शन था भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब क्या है, संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद में आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद करनी। संसद अर्थात सरला, सरला, सरला याद कर लीजिए। सा से अर्थात संसद होता है। संसद किस अनुच्छेद में, 79 में हो जाता है। संसद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में हो जाता है। राज्यसभा, सरला मतलब राज्यसभा, फिर राज्यसभा कितने में, 80 में हो जाता है। और ला मतलब लोकसभा हो जाता है अनुच्छेद 81 में। यह बिल्कुल याद कर लीजिए, संसद 79, राज्यसभा 80 और क्या है, लोकसभा 81 में हो जाता है। लोकसभा को यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सदन कहा जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके एलिजा एम्पे होते हैं। एलिजा एम्पे होते हैं। कलकत्ता में पहली सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है किस एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, 124, 124, मत कंफ्यूज होना, भूलना मत, 124 होता है।
चुनाव आयोग सबसे इंपॉर्टेंट, चुनाव भैया कराता है तो उसका आयोग भी होगा। यहां से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चुनाव आयोग भैया किस अनुच्छेद में होगा, अगर आपने पढ़ा याद कर लीजिए। तो चुनाव आयोग जो है आपके 324 में होता है। हमने क्यों साथ में बताया, दोनों याद कर लीजिए, 24 24 24 24। अर्थात क्या सर्वोच्च न्यायालय 124 और चुनाव आयोग 324। तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग आखिर कौन सा है, वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय? तो चुनाव आयोग जो आपका होता है यह संवैधानिक निकाय हो जाता है, अर्थात जिसका वर्णन संविधान में होगा वह संवैधानिक निकाय होगा। तो अनुच्छेद में वर्णन है, इसका मतलब संविधान में है, तो क्या हो जाता है, मतलब यह संवैधानिक निकाय हो जाता है। समझ में आ गया? अब क्या है, कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, लेखा महानियंत्रक परीक्षक होता है। मतलब भारत सरकार का जो आय व्यय का निरीक्षण करता है वह कौन होता है, प्रथम अधिकारी मान लीजिए होता है आय व्यय का निरीक्षण करने वाला। तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाता है। यह किस अनुच्छेद में है यह आपको बताना। तो यह 148 में हो जाता है, जिसे आप कैग कहते हैं। बहुत लोग पूछेंगे जो कोचिंग कर रहे होंगे, वह कहेंगे अब बीएड की तैयारी कर रहे हो, बताओ कैग किस में है? तो बताएंगे, तो आप बता देना कि 148, ये सारे याद कर लेना, उनसे पूछ लेना, याद नहीं होगा क्योंकि वो पूरा रटा देंगे। लेकिन ये बता दें आपको, ये चीजें हम बता रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आएंगी, श्योर आएंगी। तो कैग कितने में, 148, मतलब 150 से 2 कम, 148। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, यह चीज आप बताइए कि तो मतलब भारत जैसे राज्य का एक राज्यपाल होता है, यह चीज आपको पता है। तो भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। तो जब प्रत्येक राज्य का जब एक राज्यपाल होता है तो मतलब राज्यपाल होगा तो किसी अनुच्छेद में तो होगा। तो यह बताइए, तो अनुच्छेद जब 153, अनुच्छेद जो है 153 जो होता है यह क्या है कि राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है, एक राज्यपाल कितने राज्यों के लिए हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। तो क्या है, अनुच्छेद 153 क्या है, राज्यपाल होता है। और नोट कर लीजिए 148 क्या होता है, कैग होता है। ये इंपॉर्टेंट था, आपको अनुच्छेद या सारे रख लेने हैं। सरला मतलब संसद 79, राज्यसभा 80। मात्र 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे पूरा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान। भारत संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। भारत संविधान अंगीकृत कब किया जाता है, 26 नवंबर 1950 को लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाते हैं, BN राव हो जाते हैं। जबकि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज न होना, संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? तो इन्होंने आर्टिकल 32 जो है उसे संविधान की आत्मा की संज्ञा देते हैं। पर जो है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। यह चीज है। अब ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। राष्ट्रपति 52 में होता है, महाधिवक्ता 165 में, सर्वोच्च न्यायालय 124, चुनाव आयोग 324। आप क्लास आपको समझ में आई होगी, हम आशा करते हैं। और हमारी तरफ से पूरी मेहनत जारी है और आप लोगों से भाई निवेदन है कि पूरी क्लास देखा कीजिए। अगर आप अंत तक देखें क्लास